लीलावती देवी महिला महाविद्यालय के ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं पश्चात शैक्षिक विचारक, जिनमें से आज हमारा टॉपिक है रूसो। रूसो का पूरा नाम था जीन जैक्स रूसो। इनके जीवन परिचय के बारे में बात करें तो इनका जन्म 28 जून 1712 ईस्वी में जिनेवा के क्रोस्टेस्ट नगर में हुआ था, जो स्विट्जरलैंड में स्थित है। इनके पिता इसहाक रूसो एक घड़ीसाज थे, जो एक संपन्न घराने से संबंधित थे। इनकी माता का नाम सुजैन बर्नार्ड था। इनके शिक्षा के विषय में बात करें तो इन्होंने किसी विद्यालय में जाकर कोई नियमित शिक्षा नहीं प्राप्त की थी। जन्म के कुछ समय बाद ही इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद इनके पिता ने दूसरी शादी कर ली। वह जो दूसरी महिला थी, उन्होंने इनका कभी भी सही से देखभाल नहीं किया और इनके पिता भी काफ़ी लापरवाह थे, जो सदैव उपन्यासों आदि में अपना समय व्यतीत करते रहते थे। इसके बाद ये अपने चचेरे भाई के साथ कुछ दिन विद्यालय में गए, किंतु इनका वहाँ पर भी मन नहीं लगा और ये मात्र 12 वर्ष की उम्र में ही छोटी मोटी नौकरियां इन्होंने कर ली। इसके बाद रूसो ने एक स्वच्छंद तरीके की और सुंदर स्त्री के साथ ये सेवाएं में रहे। इसके बाद इन्होंने विवाह किया। इसके बाद रूसो उस समय समाज में जो फैली हुई असमानता थी, उसको देखते हुए इन्होंने मनुष्य की असमानता और विज्ञान का नैतिकता पर प्रभाव 2 निबंध इन्होंने लिखे और उन 2 निबंधों को इन्होंने पढ़कर अचानक प्रसिद्धि प्राप्त कर ली। किंतु इनका पूरा जीवन दरिद्रता में ही बीता, गरीबी में बीता और ये आजीवन इधर उधर भटकते रहे। 1778 ईस्वी में फ्रांस में इनकी मृत्यु हो गई और फ्रांस में क्रांति के समय इनके जो है समर्थकों ने इन्हें काफी प्रसिद्धि प्रदान की। जो भी इन्हें प्रसिद्धि मिली इनकी मृत्यु के बाद इन्हें मिली। इनके शिक्षा दर्शन के बारे में बात करें तो सबसे पहले है रूसो के शिक्षा संबंधी विचार। रूसो ने शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक रूप से बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया और ये बचपन में प्रकृति की गोद में या प्रकृति की स्वच्छंदता में विचरण करते थे, जिससे ये प्रकृति से बहुत ही प्रभावित थे। इसलिए इनकी शिक्षा व्यवस्था में प्राकृतिक रूपरेखा को आसानी से देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। अब इसके बाद है शिक्षा का अर्थ। रूसो के अनुसार शिक्षा का अर्थ, रूसो का मानना था कि शिक्षा अप्राकृतिक न होकर पूरी तरह प्राकृतिक है, यह कृत्रिम नहीं हो सकती। इनका मानना था कि शिक्षा बाहर से नहीं थोपी जा सकती, पर अपितु शिक्षा आंतरिक होनी चाहिए। इस प्रकार इनका मानना था कि शिक्षा बालक की आंतरिक शक्तियों को जागृत करने वाली होनी चाहिए, जिसमें कृत्रिमता को कोई स्थान नहीं होना चाहिए। इसके बाद है शिक्षा के उद्देश्य। प्लेटो के अनुसार शिक्षा के विभिन्न उद्देश्य हैं, जिसमें पहला है शिक्षा बालक को प्राकृतिक वातावरण प्रदान करने में सहायक हो। रूसो का मानना था कि शिक्षा ऐसी हो जो बालक को प्राकृतिक वातावरण प्रदान करे, क्योंकि प्राकृतिक वातावरण में ही बालक का वास्तविक विकास संभव है। इसके बाद बाल्यावस्था की शिक्षा अनुभव पर आधारित हो। उनका मानना था शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए कि जो बाल्यावस्था की शिक्षा है वह अनुभव पर आधारित हो, अर्थात बालक को विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त हों। इसलिए शिक्षा में अधिक से अधिक अनुभव पर बल देना चाहिए। इसके बाद पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा करके सीखने पर बल। रूसो ने निषेधात्मक शिक्षा पर बल दिया। उनका मानना था कि शिक्षा में पुस्तकीय ज्ञान को बल अधिक नहीं देना चाहिए, इसकी जगह पर उसे करके सीखने पर बल देना चाहिए। केवल सैद्धांतिक ज्ञान से बालक का समुचित विकास संभव नहीं है, इसलिए उन्हें करके सीखने पर बल देना चाहिए।
इसके बाद है शिक्षा द्वारा पूर्ण व्यक्तित्व का विकास। रूसो का मानना था कि जो शिक्षा व्यवस्था है इसमें प्रत्येक बालक विभिन्न प्रकार से एक दूसरे से अलग है और ऐसे में उनका विकास व्यक्तिगत रूप से ही संभव है। उनकी रुचियों, उनकी क्षमताओं के आधार पर उनको शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। इसके बाद है बौद्धिक विकास पर बल। रूसो का कहना था कि बालक के बौद्धिक विकास पर बल देना चाहिए। बौद्धिक विकास पर यदि हम बल देंगे तभी बालक का संपूर्ण विकास संभव है। इसके बाद है पाठ्यक्रम। रूसो ने जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया था वह पूरी तरह प्रकृति पर आधारित था और उन्होंने कहा कि मनुष्य की जैसी प्रकृति होती, जैसे जैसी ग्रोथ होती है, वैसे हमें पाठ्यक्रम के आधार पर उसे शिक्षित करना चाहिए। इसलिए उन्होंने सबसे पहले शैशवावस्था में पाठ्यक्रम को निर्धारित किया और उनका मानना था कि शैशवावस्था में केवल शारीरिक विकास पर बल देना चाहिए। यदि बालक का स्वास्थ्य मतलब स्वास्थ्य अच्छा होगा, वह स्वस्थ होगा, तो वह जल्दी सीख सकेगा और उसे सीखने में सहायता मिलेगी। इसके बाद उनका मानना था कि बाल्यावस्था में पाठ्यक्रम में व्यायाम, खेलकूद, संगीत, कुश्ती आदि को शामिल करना चाहिए। इसके बाद उनका मानना था कि किशोरावस्था में बालक को इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, संगीत और भाषा का अध्ययन करना चाहिए। इसके बाद युवा अवस्था में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र और भाषा साहित्य का अध्ययन बालकों को करना चाहिए। इसके बाद उनका इसमें 5वां पॉइंट था, उन्होंने ईमेल में लिख रखा है कि स्त्रियों को व्यवहारिक शिक्षा देनी चाहिए और जो शिक्षा हो वह उनके व्यवहारिक हो और उपयोगी शिक्षा देनी चाहिए। उनका मानना था कि स्त्रियों को गृह शास्त्र, गृह विज्ञान और पालन पोषण, शिशु पालन पोषण संबंधी शिक्षाएं प्रदान करनी चाहिए। इसलिए उन्होंने इस पर भी विस्तृत पाठ्यक्रम दिया था। इसके बाद है शिक्षण विधियां। प्लेटो मतलब रूसो प्रकृतिवादी थे और इन्होंने प्रकृति को ही सर्वश्रेष्ठ शक्ति माना। इनका मानना था कि प्रकृति ही बालक का सर्वोत्तम विकास कर सकती है। इसलिए जो इनकी विधि है, शिक्षण विधि, वह भी प्रकृति पर ही आधारित है। जैसे पहला है करके सीखना। करके सीखना मतलब क्रिया पद्धति द्वारा सीखना। रूसो का मानना था कि बालक किसी भी कार्य को जब एक बार करके सीखता है तो उसे दोबारा उसे करने में कठिनाई नहीं होती, इसलिए वह करके सीखने पर बल देते थे। दूसरा था पदार्थ का ज्ञान स्थूल रूप से। रूसो का मानना था कि किसी भी पदार्थ का यदि हम ज्ञान करा रहे हैं तो उसका ज्ञान उसे प्रत्यक्ष रूप से कराया जाना चाहिए। बालक को उस वास्तविक परिस्थिति में ले जाना चाहिए जहां पर बालक उसे प्रत्यक्ष रूप से छूकर, स्पर्श करके, देखकर समझ सके। इसके बाद खेल पद्धति। रूसो ने शिक्षण विधियों में खेल पद्धति को भी शामिल किया। उनका मानना था कि बालक खेल खेल में स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। वह कभी भी खेल में ऐसा महसूस नहीं करते कि उन्हें कोई चीज उन पर थोपी जा रही, बल्कि वह स्वाभाविक रूप से खेलते हुए सीखते हैं और वह ज्ञान उनका स्थायी हो जाता है। इसके बाद है अनुभव व निरीक्षण विधि। रूसो का मानना था कि प्रकृति बालक को विभिन्न प्रकार के अनुभव प्रदान करती है। उनका मानना था कि जब हम प्राकृतिक रूप से प्रकृति की गोद में खेल रहे होते हैं तब उस समय हमें विभिन्न प्रकार के अनुभव होते हैं जो सदैव के लिए स्थायी हो जाते हैं। इसके बाद उनका मानना था कि जब बालक को हम प्राकृतिक रूप से किसी भी जगह पर छोड़ देते हैं तो वह ऐतिहासिक रूप से, भौगोलिक रूप से उन वस्तुओं को निरीक्षण करके सीखेगा और वह निरीक्षण उसका स्थायी होगा। इसके बाद है रूसो के अनुसार अनुशासन। रूसो का मानना था कि बालक स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है, किंतु जब उसका जन्म होता है तो वह चारों तरफ से बंधनों से जकड़ दिया जाता है। ऐसे में उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है। इसलिए बालक को बंधनों में न जकड़कर उसे मुक्त रखना चाहिए, उसे स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए। यदि बालक कोई गलती करेगा तो प्रकृति उसे स्वयं दंडित करेगी और प्रकृति द्वारा ही उसे अनुशासित किया जाना चाहिए। इसलिए रूसो का मानना था
कि बालक को अधिक से अधिक स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए और उसे मुक्तात्मक अनुशासन पर उन्होंने बल दिया। इसके बाद है शिक्षा। रूसो ने शिक्षा को गौण स्थान दिया। उनका मानना था कि शिक्षा केवल पर्दे के पीछे से बालक की सहायता करने वाला होना चाहिए और वह बालक के लिए ऐसे अवसर उपलब्ध कराए जिससे बालक सीखने में आसानी प्रदान हो। उन्होंने कहा था, उनका कहना था कि शिक्षक ऐसा बिल्कुल नहीं हो जो बालक को दिशा निर्देश दे, बल्कि ऐसा हो जो उसकी सहायता करे। एक सहायक के रूप में उन्होंने शिक्षक का स्थान माना था। उन्होंने असली शिक्षक प्रकृति को माना था। इसके बाद है छात्र। प्लेटो ने रूसो ने शिक्षा में छात्र को उचित स्थान प्रदान किया। वह छात्र केंद्रित शिक्षा पर बल देते थे। रूसो का मानना था कि बालक स्वतंत्र रूप से जब जन्म लेता है तो उसे प्रकृति की गोद में छोड़ देना चाहिए। प्रकृति उसके अच्छे बुरे का ध्यान रखते हुए उसके लिए ऐसा वातावरण प्रदान करेगी जिससे इसका उचित विकास हो जाएगा। साथ ही छात्र को अपनी संपूर्ण शक्तियों का विकास करने के लिए सभी तरह से प्राकृतिक वातावरण मिलना आवश्यक है। इसके बाद है विद्यालय। रूसो का मानना था कि विद्यालय वह स्थान होना चाहिए जहां पर बालक का समुचित विकास हो सके। उनका मानना था कि विद्यालय कृत्रिम न होकर पूरी तरह से प्राकृतिक होना चाहिए। विद्यालय का वातावरण किसी प्रकार से छात्र को दमनात्मक या दंडित करने वाला न होकर या कृत्रिम न होकर उस पूरी तरह से उसे स्वतंत्रता प्रदान करने वाला होना चाहिए। इसके बाद है शिक्षा में योगदान। रूसो का शिक्षा में योगदान, तो इसे पहला है बाल केंद्रित शिक्षा पर बल। रूसो का मानना था कि बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। बालक को ध्यान में रखकर ही शिक्षण विधि, पाठ्यक्रम आदि निर्धारित किया जाना चाहिए। इसके बाद है शिक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता पर विशेष बल। रूसो का मानना था कि कोई भी दो व्यक्ति एक समान नहीं हो सकते। प्रत्येक बालक की रुचियां, क्षमताएं, योग्यताएं सब अलग अलग होती हैं। ऐसे में उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर उन्हें शिक्षा देनी चाहिए। किसी पर भी किसी पाठ्यक्रम को या किसी शिक्षण विधि को थोपा जाना अच्छा नहीं है। इसके बाद है अवस्था के अनुरूप पाठ्यक्रम। रूसो ने अवस्था के अनुरूप पाठ्यक्रम का निर्धारण किया था। इधर आपने पढ़ा था कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और स्त्रियों के लिए उन्होंने शिक्षा के लिए अलग अलग कैटेगरी बनाई थी, जिसके तहत वह विभिन्न अवस्थाओं में विभिन्न विषयों का अध्ययन करते थे जो बालक की योग्यता, रुचि और क्षमताओं के आधार पर विभक्त था। इसके बाद है शिक्षा में मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति। रूसो का दृष्टिकोण पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक था। उन्होंने शिक्षा में मनोवैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया। बाल केंद्रित शिक्षा या उन्हें दंड ना देना, प्राकृतिक रूप से सीखने पर बल देना, ये सब मनोवैज्ञानिक शिक्षा के ही आधार हैं। अब इसके बाद बात करेंगे कृतित्व की। तो रूसो द्वारा रचित एमिल बहुत ही प्रसिद्ध है। इसके साथ ही द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, डिस्कोर्स ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी आदि इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। तो आज हमने पढ़ा रूसो के शिक्षा दर्शन और जीवन दर्शन के बारे में। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जॉन डीवी के बारे में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।